अपना दोस्त जीके चैनल पर स्वागत है कि तू गिरकर भी उठते रहना। तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते जाना। ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएगी? ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएगी? अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। किस्मत भी पलट जाएगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में अपन सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की समग्र विवेचना पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी और इनकी प्रमुख रचना पद्मावत की समग्र विवेचना इसमें होगी। एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी यूपी के जाइस कस्बे में हुआ था। निधन 1542 ईस्वी में जाइस नगर मोर अस्तानु। ये पंक्ति भी मलिक मोहम्मद जायसी आखिरी कलाम में लिखते हैं कि जाइस नगर मोर अस्तानु, जाइस नगर धर्म अस्तानु, तहा कवि आई किने बखानु। जायसी बाबर व शेरशाह सूरी के समकालीन थे। तो बाबर एवं शेरशाह सूरी के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी। 1492 ईस्वी में इनका जन्म यूपी के जाइस में हुआ था। इनके गुरु रहे थे सईद अशरफ और शेख मोहिदी। एक कथन भी है कि सईद अशरफ पीर प्यारा, जेही मोई पंत दिनू जियारा। तो मलिक मोहम्मद जायसी स्वयं लिखते हैं, सईद अशरफ पीर प्यारा, जेही मोई पंत दिनू जिहारा। गुरु मोहिदी सेवक में सेवा, चले उताइल जय कर खेवा। तो इस प्रकार सईद अशरफ और शेख मोहिदी मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु रहे हैं। जायसी की कब्र अमेठी में है। रामचंद्र शुक्ल व ग्रीशन ने जायसी का गुरु शेख मोहिदी को माना है। जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। जायसी कुरूप थे। शेरशाह की सभा में अपमान के प्रति उत्तर में सभासदों से कहा था, मोही हसेई किम कोहरई। यानी शेरशाह का एक बार शेरशाह की सभा में मलिक मोहम्मद जायसी का एक बार अपमान होता है, तो वो कहते हैं मोही हसेई किम कोरई, यानी आप मुझ पे हंस रहे हो या उस कुंभकार या ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी की रचनाएं 3 है, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। तो ये मोस्ट रचनाएं 3 आपको याद रखनी है। पहले शुक्ल के अनुसार पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। सैयद अली मोहम्मद के अनुसार जायसी की रचनाएं 14 है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। पद्मावत, अखरावट, सखरावट, इतरावत, चंपावट, मटकावत, चित्रावट, ये सब आउट प्रत्यय वाले हैं। खुरवानामा, मोराईनामा, मुखरानामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, आखिरी कलाम। इसी प्रकार नागरिक परिचारणी सभा काशी और द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार जायसी की रचनाएं 20 है। अब पूरी याद नहीं रखनी है आपको, केवल संख्या ध्यान में रखनी है कि नागरिक परिचारणी सभा काशी के अनुसार जायसी की रचनाएं 20 है। सईद अली मोहम्मद के अनुसार 14 है। शुक्ल ने 3 मानी है, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। मोस्ट यही है। इसमें आपको एक सवाल और बनेगा कि जायसी की प्रकाशित रचनाएं 5 है, तो ये आपको जरूर याद रखनी है। 5 रचनाएं प्रकाशित हुई है मलिक मोहम्मद जायसी की। इसमें है पद्मावत, आखिरी कलाम जिसे जायसी की फर्स्ट रचना माना जाता है, महरी बाईसी, अखरावट और चित्ररेखा, ये प्रकाशित रचनाएं हैं। अब अपन पढ़ेंगे पद्मावत के बारे में समग्र जानकारी। यहां से आपके प्रश्न अच्छे बनते हैं। पद्मावत प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रचना काल 1540 ईस्वी माना जाता है। ये रचना 1520 ईस्वी हिजरी सन के अनुसार 927 में आरंभ की तथा 1540 में पूर्ण हुई थी। तो इसलिए इसका रचना काल 1540, यानी 20 साल इस रचना को लिखने में लगाए थे पद्मावत ने। रचना काल के बारे में जायसी ने कहा सन 927 आहा, तो ये 927 हिजरी सन की बात की जाती है। कथा आरंभ बैन कवि कहा,
तो ये शुरुआत करते तब उन्होंने लिखा था, तो 927 के हिसाब से 1520 ईस्वी निकलता है और पूर्ण हुई थी 1540 में। मोस्ट सवाल ये बनता है कि पद्मावत में कुल कितने सर्ग है? तो 57 सर्ग है। याद रखना है इन पद्मावत के अंदर इन सर्गों को खंड नाम दिया गया है। तो पद्मावत में कुल 57 सर्ग या 57 खंड है। प्रथम खंड है स्तुति खंड, ये मोस्ट 3-4 खंडों के नाम आपको याद रखने। द्वितीय खंड है सिहल द्वीप खंड। तो प्रथम खंड है स्तुति, द्वितीय है सिहल द्वीप। 30वां खंड नागमती वियोग खंड है। 57वां खंड पद्मावती नागमती सती खंड है, ये भी मोस्ट है। 30वां खंड नागमती वियोग खंड है और 57वां पद्मावती नागमती सती खंड है। अब देखते हैं अपन पद्मावत के कथानक के भाग। पद्मावत के कथानक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वार्ध भाग और दूसरा कहलाता है उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में रतन सेन व पद्मावती के विवाह तक की कथा है। अधिकांश विद्वान इसे काल्पनिक मानते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है कि पद्मावत का कौन सा भाग काल्पनिक माना जाता है? तो पूर्वार्ध भाग, जिसमें रत्न सेन व पद्मावती के विवाह की कथा है। उत्तरार्ध भाग में इनके विवाहोत्तर जीवन की कथा है, विवाह के बाद का जीवन का घटनाक्रम है और इसे ऐतिहासिक माना जाता है। यहां से भी मोस्ट सवाल बनेगा कि पद्मावत की प्रतीक योजना, बिल्कुल कई बार सवाल आए हुए हैं, किस पात्र को किसका प्रतीक माना गया। और आजकल एक प्रश्न और पूछा जाता है, पद्मावत के पात्रों की कामायनी के पात्रों से तुलना या समानता। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना थी, तो पद्मावत में पात्र चित्तौड़, चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक माना गया। चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक माना गया। रत्नसेन को मन का प्रतीक माना गया, तो रत्नसेन मन का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि और पद्मावती रागात्मिका बुद्धि, ये दोनों नायिकाएं हैं, इनको बुद्धि का प्रतीक माना गया। तो नाग है वो सांसारिक बुद्धि है और पद्मावती है वो रागात्मिका बुद्धि है। सिंहल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना गया। इसमें द्वीप में द्व आता है, हृदय में द्व आता है, तो याद रखना सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। तो वापस देखते हैं एक बार, ये भी देखते हैं कि कामायनी के पात्रों से समानता कैसे है। तो चित्तौड़ की समानता कामायनी में सारस्वत प्रदेश से, रत्नसेन की समानता मनु से, नागमती की ईड़ा से और पद्मावती की श्रद्धा से। सियल द्वीप को कैलाश मानसरोवर के समान बताया गया कामायनी के अंदर, और राघव चेतन को आकुली की रात, अलाउद्दीन खिलजी को संसार के समान। अपन को यह याद रखना है कि पद्मावत में किसका प्रतीक माना गया। तो चित्तौड़ शरीर का, रत्नसेन मन का, नागमती सांसारिक बुद्धि, पद्मावती रागात्मिका बुद्धि, सियल द्वीप हृदय का प्रतीक, हीरामन तोता गुरु का, राघव चेतन शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की प्रतीक योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए रत्नसेन को आत्मा का प्रतीक माना और पद्मावती को परमात्मा। तो शुक्ल ने यह भी याद रखना, शुक्ल की तरफ से दो बातें और, रत्नसेन आत्मा का प्रतीक और पद्मावती परमात्मा, प से परमात्मा। पद्मावत के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि यानी ग्रामीण अवधि है। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये कड़वक शैली कहलाती है सूफी काव्य रचनाओं में। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग। पद्मावत में जायसी ने मूर्ति पूजा की निंदा की है। पद्मावत में साहे वक्त के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशंसा है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चौखंड तपे जस बानु। तो सूफी काव्य रचनों की भी विशेषता होती है कि इसमें तत्कालीन शासक की प्रशंसा की जाती है। तो इसमें शेरशाह सूरी की प्रशंसा है। पद्मावत में 12 मासा वर्णन आषाढ़ माह से आरंभ हुआ है। तो ये मोस्ट सवाल है, पद्मावत में किस महीने से 12 मासा वर्णन शुरू हुआ है? तो आषाढ़ महीने से। नागमती वियोग खंड में पढ़ने को मिलता है, चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा।
तो आषाढ़ महीने से 12 मासा वर्णन की शुरुआत। शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य तथा समाशोक्ति काव्य कहा है। याद रखना है, शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य तथा समाशोक्ति काव्य कहा है। पद्मावत के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि की अर्गान कहा है। अवधि की अर्गान, अर्गान का अर्थ होता है सुगंध। तो अवधि की अर्गान बच्चन सिंह ने पद्मावत को कहा है। पद्मावत के संदर्भ में अन्य आलोचकों के कथन और देखते हैं। पद्मावत सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि रचना है। तो पद्मावत सूफी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो राम कुमार प्रतिनिधि। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं पद्मावत प्रेम मार्गी काव्य धारा की सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस रचना है। तो प्रौढ़ एवं सरस रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने रूपक महाकाव्य, डॉक्टर ने रूप दिया इसको। वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है, उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्गान है। तो अवधि की अर्गान डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने और कहा है कि पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। तो पद्मावत को प्रथम बड़ा महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी पद्मावत के बारे में लिखते हैं, यदि वियोग श्रृंगार की दृष्टि से विचार करें तो पद्मावत हिंदी ही नहीं अपितु विश्व की सभी भाषाओं में रचित वियोग श्रृंगार रस की कृतियों में से एक श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है। इसका विरह वर्णन लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक संकेत देता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने वियोग श्रृंगार की दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना पद्मावत को बताया है। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन और है, नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। तो नागमती वियोग खंड जो पद्मावत का भाग है, उसको हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु रामचंद्र शुक्ल ने बताया। तो ये थे पद्मावत के बारे में। अब मलिक मोहम्मद जायसी की 3 अन्य और रचनाएं मोस्ट है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे लेते हैं अपन। पद्मावत के बाद जायसी की अगली रचना है आखिरी कलाम। वैसे ये जायसी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो आखिरी कलाम रचना काल है 1523 ईस्वी। जायसी लिखते हैं, भा उतार मोर नो सदी 30 बरिस ऊपर कवि सदी। तो ये कथन आखिरी कलाम में है। आखिरी कलाम में साहे वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा है। तो याद रखना है, पद्मावत में साहे वक्त के रूप में शेरशाह की प्रशंसा थी और आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा है। आखिरी कलाम में कयामत के दिन का वर्णन है। तो नाम है आखिरी कलाम, लेकिन ये जायसी की प्रथम रचना है। अखरावट, इसका रचना काल ज्ञात नहीं है। अखरावट यानी अक्षर, तो वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी साधना एवं सिद्धांतों का वर्णन जायसी ने इसमें किया है। हिंदू मुस्लिम मान्यताओं में समन्वय अखरावट में देखने को मिलता है। चित्ररेखा, ये जायसी की एक प्रेमाख्यानक लघु खंड काव्य है। इस रचना में सूफी मान्यता का प्रवेश नहीं हुआ। तो ये थी मलिक मोहम्मद जायसी की बेस्ट रचनाएं, चित्ररेखा, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत की समग्र विवेचना अपन ने पढ़ ली। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।